नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 190 से अधिक देशों के नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होंगे शामिल। कोलकाता में अभया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला। आईएमए की दिन भर के उपवास पर रहेगी आईएमए और वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। आज भी बैठक में हंगामे के आसार। राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने किया निष्कासित। कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को भी वापस बुलाया। ट्रूडो ने कहा, भारत के साथ नहीं चाहते कूटनीतिक टकराव। और निशानेबाजी विश्व कप फाइनल आज से दिल्ली में शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। 37 देशों के 131 दिग्गज निशानेबाज ले रहे हैं हिस्सा। इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर यानी कि आज नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। यह वैश्विक आयोजन 3000 से अधिक दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ लाएगा, जिससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजनों में से एक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा, जिसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। WTSA एक बहुत बड़ा इवेंट है। साल में 4 साल में एक बार होता है। पहली बार एशिया पैसिफिक में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कहा था 6G कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में होगा और उसी का ये एफर्ट का रिजल्ट है कि आज इतना बड़ा एक इवेंट इंडिया में हो रहा है। भारत मंडपम में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग विश्व भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। 160 कंट्रीज़ के लोग लगभग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, एकेडमिशियंस, विजनरी लीडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, सभी लोगों का ये एक समागम है यहाँ पर। भारत के दूरसंचार विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें हम लोग आगे की जो तकनीक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में विचार कर उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि भारत इस रेस में आगे हो। जैसे हम लोगों ने 4G में अपना स्टैक डेवलप किया, 5G भी हम अपना करके अब डिप्लॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 22 महीने में हमने इसको एस्टैब्लिश किया और अब 6G में भी यही कामयाबी हमें हासिल हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये भारतीय स्टार्टअप और शोध संस्थानों को बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक आवश्यक पेटेंट विकसित करने में जटिल समस्याओं को समझने का मौका भी देता है। इस आयोजन के दौरान विश्व नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग करेंगे, जिससे हमारे डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारा भविष्य डिजिटल है और आज उन मानकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को आगे आकार देंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ उत्तम, मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और अब बात कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई को इस मामले की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को देनी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी है। एनटीएफ को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर अपने सुझाव देने हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के कनिष्ठ चिकित्सकों का आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ गई है। देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघ ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवाओं से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में आईएमए के जूनियर डॉक्टर भी आ गए हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने आज भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। साथ ही आईएमए ने दोपहर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। तो जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन इस समय जारी है और आज ओपीडी और गैर जरूरी जो भी चिकित्साएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगी। आईएमए दिन भर उपवास पर रहेगा और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रविवार को जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स यानी कि जेपीडी के डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने मीटिंग करी और आज जूनियर डॉक्टरों का ओपीडी और गैर जरूरी सेवाओं से दूर रहने का फैसला किया गया है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले के बाद देश भर में इस समय गुस्से का माहौल है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आज आमरण अनशन करेगा और जूनियर डॉक्टर गैर ज़रूरी सुविधाएं जो हैं, चिकित्सा हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगी। अनशन का आज 11वां दिन है, जहां डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है और आज भी ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रखने का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है दोपहर बाद। और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रविवार को जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स जेपीडी को लिखे पत्र में उनसे 15 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने का उन्होंने अनुरोध किया है और कहा है कि इसी दिन राज्य सरकार का दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित होना है। सोमवार को डॉक्टरों और मुख्य सचिव की वार्ता बिना नतीजे के समाप्त हो गई। अपने ईमेल में मुख्य सचिव ने जेपीडी के कनिष्ठ चिकित्सकों को उनके स्वास्थ्य और उनके हित में आमरण अनशन खत्म करने की सलाह देने का भी आग्रह किया। जूनियर डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बयान में ऐसे समय में कार्निवल आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले पर गहरी निराशा जताई। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर आरजीकर अस्पताल में बलात्कार एवं हत्या मामले में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है, उनमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों की सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। वहीं बिहार में भी आज सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में ओपीडी और रूटीन सर्जरी ठप रहेंगी। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रहेगी। आईएमए की ओर से बुलाई गई इस हड़ताल के दौरान बिहार के सभी प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर शाम 6 बजे तक अपनी सेवाएं नहीं देंगे। आईएमए बिहार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ हैं और इस हड़ताल के अवधि के दौरान इमरजेंसी में काम करने वाले सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दरअसल कोलकाता न्याय को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने के बाद देश भर के चिकित्सकों ने हड़ताल की घोषणा की है।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 76 RR 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी गृह मंत्री के साथ अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा करेंगे। बैठक के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए गृह मंत्री से मार्गदर्शन भी मिलेगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में युवा पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा 2023 बैच में 54 महिला अधिकारियों सहित कुल 188 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने बेसिक कोर्स प्रशिक्षण चरण 1 पूरा कर लिया है। दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, CAPF और केंद्रीय पुलिस संगठनों CPO के साथ 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद IPS प्रशिक्षु अधिकारी अपने अपने संवर्ग में 29 सप्ताह का जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के इस्लामाबाद दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश मंत्री SCO की बैठक में शामिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जयशंकर SCO सदस्यों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की मेजबानी में स्वागत भोज में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की, जिस पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। JPC की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी वक्फ संशोधन बिल पर मौखिक साक्ष्य रखेंगे। सूत्रों के अनुसार कल बैठक के दौरान कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मनीपाडी ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। अनवर मनीपाडी ने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर उंगली उठाई। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप लगाए गए। आज भी बैठक के हंगामेदार होने के आसार हैं। और अब खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया यात्रा की, जिसका आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी ध्रुव कार्यक्रम में शिरकत और संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समुद्री जल डिडेलिनेशन परियोजना और रोमन रूइंस यानी कि विश्व प्रसिद्ध रोम के खंडरों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वे टिपाजा के गवर्नर द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में भी शामिल होंगे। साथ ही मौसोलियम ईसाई मकबरे का दौरा भी करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे। यात्रा के समापन पर अल्जीरिया के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित रात्रि भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सोमवार को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में अल्जीरियाई भारतीय आर्थिक मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और तेजी से विकास कर रहा है। राष्ट्रपति ने अल्जीरियाई कंपनियों को भारत में आने का भी निमंत्रण दिया। India, currently a $4 trillion economy, has made impressive progress in the last few years due to political stability, policy predictability, and reform-oriented economic agenda that has assured the ease of doing business. The sustained growth rate of 8%, skilled talent pool, programs such as production-linked incentive scheme, India Semiconductor Mission, and establishment of 12 smart industrial cities have opened up new opportunities. Many other reforms to boost manufacturing sector like goods and services tax are in place. This has made it easy for businesses to establish and grow in India. I invite Algerian companies to join our Make in India and Make for the World initiative. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इन क्षेत्रों में अल्जीरिया के साथ सहयोग बढ़ाएगा। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि हमने विभिन्न मुद्दों में अल्जीरिया के साथ संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। India has achieved many accomplishments in areas such as science and technology, IT, fintech, pharma, space,
startups, and renewables. We would be happy to share our experiences in these areas with our Algerian partners. The Indian community in Algeria, though small, holds an important position in the Algerian economy, especially in various developmental sectors. Indian businesses in Algeria employ both Indians and local Algerians and are example of our vibrant people-to-people ties. President Taiwan and I firmly believe that it is time that we further strengthen this partnership and impart momentum towards a new era of cooperation between our two countries. इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के काउंसिल ऑफ द नेशन के अध्यक्ष लहा गोडजिल के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों के यात्रा के पहले चरण में अल्जीरिया के दौरे पर हैं। अब खबर बहराइच से आ रही है। बहराइच जिले के हरदी इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद आज सुबह 11:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इस घटना के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई थी और उपद्रवियों को से निपटने के लिए राज्य सरकार ने चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी थी। अब तक दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बवाल के बाद से प्रशासन के मुस्तैदी के चलते अब स्थिति सामान्य है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है। विश्व गेमिंग उद्योग लगभग $3 बिलियन का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 1% है। लेकिन इस दशक के अंत तक भारत 40% बाजार पर कब्जा कर सकता है। दिल्ली में आयोजित यूएस इंडिया लीडरशिप समिट में डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो के साथ एक विशेष बातचीत में विंजो के सह संस्थापक ने कहा कि भारत के लिए यह आसमान छूने का सुनहरा मौका है। की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें इंडियन कंपनीज अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक क्लैरियन कॉल भी दिया। मेरे साथ है पवन नंदा जो को फाउंडर है विंजो के, और हम हैं इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पे। पवन, प्रधानमंत्री ने कहा और आपने उसमें एक्टिवली अपना रोल निभाना शुरू कर दिया। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? अभी आज की डेट में ग्लोबली $300 बिलियन की इंडस्ट्री है गेमिंग ग्लोबली, जिसमें इंडिया का शेयर सिर्फ $3 बिलियन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बट अगर देखा जाए तो रफली 20% ऑफ गेमर्स ग्लोबली कम फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम ट्रांसलेट कर दें इनटू वैल्यू तो रफली हम $60 बिलियन की इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर कमिंग ईयर्स। जब हम कमिंग ईयर्स की बात करते हैं तो कितने साल में हम बन सकते हैं? विद इन दिस डेकेड बाय 2030 वी कैन बी ए $60 बिलियन इंडस्ट्री। $60 बिलियन इंडस्ट्री इसी डेकेड के अंदर। और जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो उसमें ये गेमिंग इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? सो रफली 3.5 to 4 लाख जॉब्स गेमिंग इंडस्ट्री क्रिएट करती है। बट ये सिर्फ कोर गेमिंग है, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे भी गेमिंग का बहुत रोल है। अगर आप देखें यूट्यूब पे गेम स्ट्रीमर्स, इतने लोग हैं जो गेम क्रिएटर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, विजुअल आर्ट, एआई, एनिमेशन, ग्राफिक्स, बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है। एक गेम को बनने के लिए बहुत कुछ साथ में जोड़ता है। एंड अगर हम क्यूमुलेटिवली बात करें तो ये मिलियन से ऊपर चला जाता है नंबर। एंड ये तो अभी शुरुआत है। जैसे कि आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस किया कि ये एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर में, एंड उन्होंने कहा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के लिए गेम्स बनानी चाहिए। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सेक्टर यहाँ से बहुत तेज़ बढ़ने वाला है। एंड जो मिलियन जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ वो 3 से 4 मिलियन पहुँच जाएंगी अगले 5 साल में। चेन्नई में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी क्रम में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भारी बारिश के बाद चेन्नई में पल्लीकरनई और कोविलंबक्कम के बीच स्थित नारायणपुरम झील क्षेत्र का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेन्नई में 17 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और जाइडस लाइफ साइंसेज ने सिकल सेल रोग के मरीजों में डिसिडुसिटेट दवा के दूसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत की है और इस सिकल सेल रोग के लिए नई थेरेपी विकसित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परीक्षण
डेसिस्टुटेट की प्रभावशीलता और सुरक्षा का मूल्यांकन करेगा। सिकल सेल रोग भारत के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन प्रभावित मरीज हैं। डेसिस्टुटेट एक नई दवा है जो सिकल सेल रोग के इलाज में मदद करेगी। वहीं सिकल सेल रोगियों पर डेसिस्टुटेट के दूसरे चरण का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परीक्षण शुरू किया गया है। नई दिल्ली के होटल द ललित में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस जैसे प्रमुख जैव ऊर्जा उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी के साथ। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस जैसे प्रमुख जैव ऊर्जा उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जोर दिया। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने बायो एनर्जी, एथेनॉल मिश्रण, बायोडीजल, CBG, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान के जरिए भारत की नेट जीरो रणनीति पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत 2014 में 1.53% था, जो 2024 में बढ़कर 15% हो गया। सरकार साल 2025 तक 20% लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। Prime Minister set a target of 10% blending of biofuels by November 2022. That's a fact. It's recorded. And after that experience of not being able to do more than 1.5%, we today had a situation that we'd completed 10% blending 5 months in advance. भारत में ऊर्जा मांग में करीब 25% की वृद्धि हुई है। मांग की आपूर्ति का एकमात्र विकल्प पारंपरिक ईंधन है। हालांकि सरकार ने करीब 1040.75 करोड़ के निवेश से 2030 तक 500 मिलियन टन जैव ईंधन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब दिया है और कड़े फैसले भी लिए हैं। भारत ने न केवल ट्रूडो सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है, बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भारत ने प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित भी कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। कल देर शाम कनाडा के प्रभारी डीफेयर को विदेश मंत्रालय ने बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों समेत अधिकारियों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों के जांच के दायरे में होने के कनाडा सरकार के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिस्र में काहिरा को लाल सागर तट से जोड़ने वाली राजमार्ग पर सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक चालक के बस पर नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर 28 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। बस में गलाला शहर में स्थित गलाला विश्वविद्यालय के छात्र सवार थे।
आप खबर खेल से जुड़ी हुई। केंद्रीय खेल मंत्री ने सोमवार को ISSF वर्ल्ड कप फाइनल का उद्घाटन किया है। प्रतियोगिता के मुकाबला आज से शुरू होंगे। निशानेबाजी की ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में 37 देशों के 131 दिग्गज निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। वहीं देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के तमाम प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को सार्वजनिक पटल पर रखा है और सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। आम जनता और हितधारक अपने सुझाव 25 अक्टूबर तक ईमेल कर सकते हैं। अब खबर क्रिकेट से। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 56 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।